महात्मा गांधी की हत्या के 4 महीने बाद 27 मई 1948 को उनकी हत्या की साजिश में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शामिल थे नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहावा, विष्णु राम कृष्ण करकरे, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे और दिगंबर बगड़े सहित उसका नौकर शंकर किस्तैया। नाथूराम पहले से ही हिरासत में था और हत्या के समय उसने ना तो भागने की कोशिश की थी और ना ही इस इरादतन उसने किसी और को चोटिल किया था। उसने यह भी कहा था कि इस हत्या के लिए केवल वही जिम्मेदार है, दूसरे प्रयास में उसके साथियों की कोई संलग्नता नहीं थी। ट्रायल के दौरान अपनी सफाई और गांधी जी की हत्या का कारण बताते हुए ही उसने बस यही कहा कि वह स्वतंत्रता में गांधी जी की बेहद बड़ी भूमिका का सम्मान करता था और इसी मान सम्मान में वह हत्या से कुछ क्षण पहले झुका भी था। उसके मुताबिक वह अपनी प्रसिद्धि का नाजायज फायदा उठा रहे थे और देश को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे थे। जहां तक उसका ख्याल था, विभाजन का कारण भी वही थे। इस हत्याकांड में वीर सावरकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और उसे रिहा कर दिया गया। ठीक इसी तरह दिगंबर बगड़े को सरकारी गवाह बनने का फायदा मिला और उसे भी रिहा कर दिया गया, जबकि साजिश में दूसरे सभी लोगों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई। हालांकि बाद में दत्तात्रेय परचुरे और शंकर किस्तैया ने यह सजा पलटवा भी दी थी। लाल किले में चले इस पूरे मुकदमे में न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। आप्टे को इसलिए क्योंकि उसने पिस्तौल का इंतजाम कराया था और उसके सहयोग से ही गोडसे उस जघन्य अपराध को अंजाम दे पाया था। गोडसे की फांसी को शायद टाला भी जा सकता था अगर वह अपनी मानसिक जांच के लिए स्वीकृति दे देता, लेकिन उसने ऐसा करवाने से इनकार कर दिया था। 8 नवंबर 1949 तारीख फांसी के लिए मुकर्रर की गई, लेकिन इस बीच गांधी जी के 2 बेटे मणिलाल और रामदास ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि उनके पिता अहिंसा के पुजारी थे और वह अंत तक अपने सिद्धांतों पर डटे रहे थे। जीते जी जो काम उन्होंने कभी नहीं किया वो उनके मरणोपरांत कैसे किया जा सकता है। वह हमेशा मृत्युदंड के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में उनकी वजह से 2 व्यक्तियों को मौत की सजा हो, यह उनके उसूलों और सिद्धांतों के खिलाफ होगा, फिर भले ही वो शख्स उनके अपराधी ही क्यों ना हो। लेकिन इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी एक मत थे और उन्होंने उनकी अपील को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सजा में माफी का कोई सवाल उठता ही नहीं है, ऐसे में आप इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते। लिहाजा मणिलाल और रामदास की अपील को ठुकरा दिया गया। तारीख आई 15 नवंबर 1949, जिस दिन गोडसे और आप्टे को अंबाला छावनी में फांसी दी जानी थी। उनके एक हाथ में भागवत गीता और अविभाजित भारत का नक्शा था तो दूसरे में भगवा ध्वज। जैसे जैसे दोनों के कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके पैर डगमगा रहे थे। वो थोड़े डरे हुए भी थे और घबरा भी रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो बार बार अपनी लड़खड़ाती आवाज से अखंड भारत के नारे लगा रहे थे। नाथूराम गोडसे की अंतिम इच्छा थी कि उसकी अस्थियों को अखंड भारत की सिंधु नदी में प्रवाहित किया जाए। इसमें भले ही कितना भी समय लगे, कितनी भी पीढ़ियां गुजरे, लेकिन उसकी अस्थियां एक अखंड भारत में ही विसर्जित होनी चाहिए। उसके भाई गोपाल गोडसे ने पुणे के एक मकान में अविभाजित भारत का नक्शा लगाकर उसके आगे नाथूराम गोडसे की अस्थियों के कलश को संजो कर रखा हुआ है और आज भी पुणे के उस घर में हर साल सभी समर्थक एकत्रित होते हैं और गोडसे के बलिदान को सम्मान देते हुए खंडित हुए भारत को अखंड भारत का रूप देने के लिए हर प्रयास करने जैसा संकल्प लेते हैं। और आए दिन इसी पसोपेश में राजनीति का भूचाल भी अक्सर खबरों और चर्चा में अपनी पकड़ बनाकर रखता है। गांधी जी और गोडसे के बीच आज भी बनाम जैसी स्थिति पैदा की जाती है और उसको आधार बनाकर गंदी राजनीति की जाती है। कौन सही और कौन गलत, अगर आप मेरा मत जानना चाहते हैं
तो मैं बस यही कहूंगा कि जिस कड़वाहट को आज के समय में देखा जा रहा है यह उस दौर में नहीं थी। लोग सही हो या गलत, अपराधी हो या निर्दोष, लेकिन उन्होंने कभी इसमें निजी स्वार्थ को नहीं ढूंढा। उनमें ना तो आपसी द्वेष दिखा और ना ही इन सबको आधार बनाकर कभी राजनीति की रोटियां सेकी गई। इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूं तो मुझे भक्त या राष्ट्रद्रोही जैसी संज्ञा मिल सकती है, इसलिए मुझे लगता है इस मामले में इतना ही बोलना उचित है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक कहानी के साथ।